अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका सैलरी का टेस्ट है, उसकी डिस्कशन वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, इसको टेस्ट को देखें तो 30 मार्क्स का टेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर उसके बाद 2 रट्टे वाला सवाल है, 1 न्यूमेरिकल था, 3 एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाला क्वेश्चन था, 4 जो है वो मेनली उसमें कुछ बेनिफिट्स थे और हमने उसका और जो टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर का इम्पैक्ट था वो देखना था। और फिर उसके बाद रेट्स दिए, हमें 1 बाय 1 ये सवाल करते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करता। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले अटेम्प्ट करता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 रट्टे वाला सवाल है और 4 नंबर इन हो जाते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में 4 नंबर में कमा लेता। जी, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले। On the 1st of January 2021, Mr. Raza, an employee of XYZ Corporation participating in an employee share scheme, acquired an option to purchase 30,000 shares of XYZ Corporation at a face value of rupees 20 each for a total consideration of rupees 100,000. Subsequently, Mr. Raza exercised this option and acquired the shares, subject to the condition that he cannot sell or transfer them before the lapse of 3 years. The fair market value of each share on different date was as follows. जी, उसने फेयर मार्केट वैल्यू 1 जनवरी की भी बता दी, फिर 1 जनवरी 21, 22, 23 और 24 की बता दी। On the 1st of June 2024, Mr. Raza sold 10,000 shares at 70 per share और 1 जनवरी को Mr. Raza sold the remaining shares at 85। उसने कहा है कि टैक्सेबल इनकम बताओ मिस्टर रजा की 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, और स्पेसिफाई भी करो कि कौन सा हेड ऑफ इनकम है अगर है तो। अच्छा सवाल और सिंपल सवाल है, अगर हम इसको करना शुरू करें तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो टैक्स ईयर, आपका टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2021 की बात करूं, 1 जनवरी 2021 को एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन था, ऑप्शन भी थी शेयर्स को एक्वायर करने की, जिसकी फेस वैल्यू 20 थी, टोटल कंसिडरेशन हमने देनी थी 1 लाख रुपए। सब्सिक्वेंटली मिस्टर रजा ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता 3 साल तक। सिर्फ ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। तो टैक्स 2021 में नो, टैक्स 2021 में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। फिर आ जाए टैक्स ईयर 2022। अब जाहिर बात है 3 साल तक की तो रिस्ट्रिक्शन है, 21, 22, 23 ये तो गया, नो टैक्सेबिलिटी। फिर टैक्स ईयर 2023, नो टैक्सेबिलिटी। तो रिस्ट्रिक्शन खत्म कब होनी थी? 2021 1 साल, 2022 2 साल और 31 दिसंबर 2023 में। 31 दिसंबर 2023 का मतलब है ये टैक्स ईयर 2024 बन रहा है। जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? यानी टैक्स ये जब रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 60। तो हम लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर रिस्ट्रिक्शन पीरियड, ये बन गया 1.8 मिलियन। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी सर जी? ये इसने फेस वैल्यू 20 रुपए थी, टोटल कंसिडरेशन उसने 1 लाख दे दी थी ऑप्शन को खरीदने की। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 1 लाख। एक्सरसाइज प्राइस क्या था जी? इस ऑप्शन, ये कॉस्ट ऑफ ऑप्शन थी। एक्सरसाइज प्राइस क्या था? फेस वैल्यू 20 रुपए थी, एक्सरसाइज प्राइस थी उसकी 20 रुपए, जो कि 30,000 इंटू 20 करेंगे, कितना आ गया? 6 लाख। अच्छा जी, ये बाकी हमारा बेनिफिट आ गया कितना? 11 लाख। और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। जब आप मालिक बने, इतना बेनिफिट था, अंडर द हेड सैलरी आपने निकाल लिया। अच्छा जी, बात अभी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने टैक्स 2025 भी कहा और टैक्स 2025 में, टैक्स 2025 में कुछ गेन भी है 1 जून 2024 को। अच्छा, अभी तो 1 जून 2024 को भी एक हैपनिंग है, जरा वो भी देख लेते, क्योंकि 1 जून 2024 टैक्स 2024 में ही आएगा। मिस्टर रजा सोल्ड 10,000 शेयर्स एट 70। अच्छा, मिस्टर रजा ने शेयर बेच दिए 1 जून 2024 का मतलब है अभी टैक्स ईयर 2024 ही चल रहा है। डिस्पोजल प्रोसीड क्या है?
10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये बन जाएगा 7 लाख की शेयर बीच। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है भैया? ये ऑप्शन जो थी ना 1 लाख, ये थी 30,000 शेयर के लिए। तो भैया 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये बन जाएगा 33,333। एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं तो वो तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये बन जाएगा 2 लाख। और एक्सरसाइज प्राइस के बाद तीसरा क्या गया? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। सर जी, ये फिर वही बात है कि ये 11 लाख जो था ये टैक्स हुआ था, ये तो 30,000 शेयर के लिए था, तो 10,000 के लिए कितना होगा जी? कितना हो गया सर? जी, अमाउंट टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेड। अब ये सारा लेस करें और अब बताएं कि क्या बनेगा, क्योंकि अब जो आएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। और ये आ रहा है 4 कर लें, 4 और 2 6, 6 लाख लेस हो जाएगा, तो ये 1 लाख टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन आ जाएगा। ये टैक्स ईयर 2024 में ही चल रहे हैं अभी। अच्छा जी, स्टोरी ये है कि अब आ गया टैक्स ईयर 2025। अब उसने 10,000 शेयर बेचे हैं बकाया, उसके बाद रह कितने गए हैं? 10,000 शेयर बेचे हैं बकाया, रह कितने गए? 20,000 शेयर रह गए। अच्छा जी, 20,000 शेयर रह गए 1 जनवरी 2025 को इसने बेचा है। डिस्पोजल प्रोसीड लिख दूंगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 85। जी जी सर बताइए। 1.7 मिलियन। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कितनी थी? फिर वही बात है कि 1 लाख तो थी 30,000 के लिए, तो 20,000 के लिए कितनी होगी? 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये बनेगा 66667। एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 जी, 4 लाख। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन आ गई, एक्सरसाइज प्राइस आ गई। तीसरा क्या है? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। जी, अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी सर 11 लाख थी ना, लेकिन 11 लाख तो 30,000 के लिए था, तो 20,000 के लिए कितना होगा सर? उसको भी रिकैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 733,333। सब लेस कर दिया तो आ जाएगा ये 8 लाख। 8 और 4 12, 12 17 में से 12 लेस करेंगे तो 5 लाख। और जाहिर बात है शेयर बेचने पर बेनिफिट आया तो ये टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। इस तरह से सर आपने ये सवाल करना था, एक अच्छा सवाल था। और दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, 7 मार्क्स। नहीं सर, अगर मैं यही टेस्ट दे रहा होता तो मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करता। Alik is a resident individual who had been working at RST Corporation for the past 10 years. In tax year 2025, he received a medical allowance of rupees 150,000, medical reimbursement of rupees 50,000, not as per the terms of employment contract, and a car valued at rupees 5 lakh for both business and official use. Additionally, he was provided 5 Madla house in Gadal Town. If no house is provided, the employee would have received an accommodation. बिल्कुल सिंपल बेसिक उसने एडजस्टमेंट दी। अली की बेसिक सैलरी इज 60,000 पर मंथ, पीएनएस अलाउंस है 10,000 पर मंथ। वो कहते हैं कंप्यूट करें टैक्स इनकम और टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स 2025। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। बेसिक सैलरी है 67 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,20,000। डीएनएस अलाउंस है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। फिर उसके बाद आ गया एकोमोडेशन। एकोमोडेशन देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ है? अमाउंट पेड इफ अकोमोडेशन नॉट, इफ नो हाउस इज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय वुड हैव रिसीव्ड एन अकोमोडेशन ऑफ 1 लाख। अमाउंट प्रोवाइडेड if accommodation not given,
ये कितना था जी 1 लाख। नहीं तो फिर क्या करें, बेसिक सैलरी का 45% ले लो। तो हम क्या करेंगे 45% बेसिक सैलरी है 7,20,000 जी। 7,20,000 का 45% आ रहा है 3,24,000। इसमें से हम क्या लेंगे, हायर लेंगे। हायर क्या है 3,24,000। बेसिक सैलरी है 7,20,000 डीएनएस है 1,20,000 अकोमोडेशन है 3,24,000। और क्या है सर, और अकोमोडेशन भी हो गया और हमारे पास है कन्वेंस। 5 बहुत ऑफिशियल और पर्सनल है तो 5%। कॉस्ट उसने दी भी 5 लाख की, कितना आ गया 25,000। फिर कन्वेंस भी आ गया, तो फिर आगे आ गया मेडिकल रीइंबर्समेंट। मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट कितनी है 50,000। अब चूंकि ये नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, तो भाईजान अगर नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो ये मेडिकल फैसिलिटी है और ये एग्जाम्प्ट हो और ये टैक्सेबल हो। 50,000 को क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया। और एक तरफ वाला मेडिकल अलाउंस, अब चूंकि मेडिकल अलाउंस भी है और मेडिकल रीइंबर्सिंग या मेडिकल फैसिलिटी जो है वो टोटली टैक्सेबल थी, तो मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस मिला है इसको 1.5 लाख और एग्जाम्प्ट कितना है बेसिक सैलरी 10% ऑफ बेसिक सैलरी जी। हाँ जी 7,20,000 आकर 10% बनेगा 72,000। ये लेस कर देंगे तो आ जाएगा 78,000। मेडिकल रीइंबर्समेंट भी हो गया, कार वैल्यूड भी हो गया। ये सर ये सारी चीजें आगे चलते हैं जी। सर इन सारी आइटम्स को टोटल कर देंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी 1317,000। आपके सवाल में लिखा हुआ है कि टैक्सेबल इनकम बताएं और टैक्स लाइबिलिटी बताएं। अब टैक्स लाइबिलिटी भी बतानी पड़ेगी। सर टैक्स लाइबिलिटी के लिए इसी क्वेश्चन पेपर में रेट्स भी दिए हुए थे, आपको पता होना चाहिए। ये इंडिविजुअल है, ये सैलरीड है, और किताब से देखेंगे तो पेज 53 का नीचे वाला टेबल है, नहीं तो आपको क्वेश्चन पेपर पर दिए हुए थे टेबल, और उसके मुताबिक करेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर पे टेबल है उसके मुताबिक कर लीजिए। तो स्लैब नंबर 3 बनना था, स्लैब नंबर 3 अप्लाई करेंगे तो 47,550 आएगी टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा अगली बात उसने कही है पार्ट बी जो 2 मार्क्स का, ऑल्सो कैलकुलेट द टैक्स इनकम और टैक्स लायबिलिटी व्हेन टैक्स ऑन सैलरी इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अगर टैक्स इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर है तो क्या होगा, आपकी इसके अलावा कितनी सैलरी है 1317,000। टैक्स बेनिफिट कितना है, इसके लिए आपको पता है हम एक टेबल बनाते थे, और टैक्स बेनिफिट के लिए हम करेंगे वर्किंग नंबर 1। एक तो लिखेंगे इनकम, एक तो लिखेंगे टैक्स। इनकम 31317,000, इस पे टैक्स है 47,550। 1317,000 प्लस 47,550 आएगा 1364,550। इस पर टैक्स बनेगा 54,683। अब 1364,550 प्लस 54,683 इसको जमा करेंगे तो आएगा, इसको जमा नहीं करना सर, इसका डिफरेंस नहीं, और वो डिफरेंस है 54,683 माइनस 47,550 7133, और ये ऐड करेंगे तो आएगा 1371,683 1371,683, और ये 55,752, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 1069, और इसके बाद एक राउंड और करना है 1371,683 प्लस 1069 कितना बना 1372,752 जी। इसकी लाइबिलिटी बनी 55,912। ये जो 55,912 की फिगर आई है ये टैक्स बेनिफिट के तौर पे ऐड हो जाएगा 55,912, और यहाँ पर आ जाएगी टैक्सेबल इनकम जी सर 1372,912, और इस पर रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, और टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 55,937। टैक्स
पेड या बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर कितना है 55912, डिफरेंस आ गया 25 का। ये डिफरेंस होता है आइडियली द डिफरेंस शुड बी 0। नो सर, इस तरह से ये सवाल करना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करके बता दिया। बहुत अच्छा टेस्ट था, और ये ऐसा टेस्ट नहीं था कि कोई बच्चा भी आया और मुंह उठा के दे दे। जिसने फुल प्रैक्टिस की है, जिसने इसको समझा है, वही ये टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। लो जनाब, लास्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1 जी, मेहर के नाम से। ये सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। Meher is a resident individual who has been working at Swift Hub Limited for the past 15 years. 31 दिसंबर 2024 को he retired from SHL and received his final settlement on 15 जनवरी 2025. Following are the details of his final settlement: leave encashment, provident fund balance, जो प्रिंसिपल का था, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलाकर, और इंटरेस्ट था और ग्रेचुटी था। फाइनल सेटलमेंट जब भी लफ्ज आता है ना, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये पैसे एक्चुअल में मिल रहे हैं। तो याद रखना, जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है तो जब पैसे मिलते हैं उस वक्त टैक्स नहीं लगता। ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस था बेसिकली, और इसको थोड़ा सा इस तरह से बताया, पूछा कि बेसिकली आई कैप में इस तरह से टेस्ट हुआ था, और हमने भी इसलिए किया कि भाई आपको ये बात समझाएंगे। भाई उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया है, उसने आपको कह दिया जी कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस का लफ्ज नहीं कहा, उसने कहा जी कि टोटल बैलेंस इतना है, उसमें से प्रिंसिपल इतना है और इंटरेस्ट इतना है। भाईजान, इन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिले तो ये एक्यूमुलेटेड ही हो गया ना। ग्रेचुटी फंड है, मंथली सैलरी उसने बताई हुई है, फिक्स्ड रेम्युनरेशन फ्यूल अलाउंस है, 3 month salary per month of the previous tax year रहती थी। Moreover, SHL Provident Fund is duly recognized and its gratuity fund is approved by the commissioner. लोन लिया, लोन की एडजस्टमेंट है, कंपनी ओन लैपटॉप था उसकी एडजस्टमेंट है, वॉच था उसकी एडजस्टमेंट है, और मेहर की टैक्स इनकम और टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ गई प्रीसीडिंग 4 years। और वो आपको ये कह रहा है कि आप बताइए टैक्स इनकम और टैक्स लायबिलिटी क्या है, और बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल क्या है टैक्सेबिलिटी की। हाउ मच ऑफ द अमाउंट फॉर द प्रोविडेंट एंड ग्रेचुटी फंड वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इफ दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड। जी सर, 12 मार्क्स का सवाल था, और शुरू करते हैं। हाँ, हम शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात मेरा ख्याल है बेसिक सैलरी की ही होगी। कितनी सैलरी उसने बताई है 180 मल्टीप्लाई बाय जुलाई से दिसंबर 6 बनता है, ये बनेगा 1080,000। बेसिक सैलरी के बाद आ गया लीव इनकैशमेंट। अच्छा, बेसिक सैलरी ये भी है, और उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए कि आपको सैलरी एरियर में भी मिल रही है 3 माह की। अगर एरियर में सैलरी मिल रही है तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि एरियर में सैलरी मिल रही है, तो आपको फौरन सोचना चाहिए कि यार मुझे तो 2 ऑप्शंस बनानी पड़ेंगी, एक ऑप्शन रिसीट बेसिस की और एक ऑप्शन एक्रूवल बेसिस की। तो मैं अभी ओरिजिनली जो वर्किंग है वो रिसीट बेसिस वाली ऑप्शन पर कर रहा हूँ। अच्छा जी, एरियर सैलरी इन एरियर कितनी है 180 मल्टीप्लाई बाय 3 जी। बेसिक सैलरी आ गई, सैलरी इन एरियर आ गई, और उसके बाद अगली आइटम देखते हैं सर, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट कितना है सर जी 140। प्रोविडेंट फंड सर एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिला है, ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस और प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है, ये एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट होगा, और उसके बाद आ गया ग्रेचुटी। अच्छा जी, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी जो होती है, ग्रेचुटी फंड है, ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एग्जेम्प्ट होता है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड से जो पैसे मिले वो भी क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद सैलरी आ गई। अब आ गया फ्यूल अलाउंस। फ्यूल अलाउंस कितना है 27,000 पर मंथ। 6 माह काम किया तो कितना बना 162,000। उसके बाद आ गया सैलरी ऑफ 2024 रिसीव्ड इन 2025, ये तो हो गया हुआ है हमारा, ये तो हमने ये 2024 का 2025 में पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। सर जी, ये वाली जो लोन वाली इंफॉर्मेशन अब ये पढ़नी पड़ेगी। मेहर हैज obtained a loan amounting of rupees 2 million from SHL at interest rate of 10%. 80% of the amount has been recovered by SHL and the remaining amount was waived by SHL at the time of retirement। जी, लोन लिया है 2 मिलियन का, 10% इंटरेस्ट पे 80% रिकवर हो गया था, रिमेनिंग वेव कर लिया।
सर जी 2 मिलियन में से 20% वेव किया है तो इसको कहते हैं लोन वेवर। कितना है सर? 4 लाख रुपए। फिर उसके बाद आ गया महर परचेज द कंपनी ओन लैपटॉप विच वाज यूजिंग डब्ल्यूडीबी थी इतनी मार्केट। सर लैपटॉप 1,10,000 रुपए की वैल्यू थी और कितने का मिल गया? 50,000 का मिल गया। फायदा कितने का ले लिया? 60,000 रुपए का फायदा ले लिया। वॉच, सर ये वॉच है जो कि गिफ्ट था, 80,000, वो भी टैक्सेबल होगा। मैंने आपको हमेशा कहा कि सर कमर्शियल रिश्ता होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। नहीं सर, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस हो गई। टोटल कीजिएगा 2462,000। यही आपने जो टोटल किया ये टैक्सेबल इनकम है और आगे आ गया टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी? 24,552,000। जी सर जी। अब मसला ये है कि अगर एरियर में से आपने रिसीट बेस पर ले लिया सारा और आपने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब अगला पॉइंट है कि अगर रिसीट ना हो बल्कि एरियर हो और अगर हम एक्रूवल बेसिस पर कैलकुलेट करें तो क्या होगा? सर पॉइंट समझिएगा, अगर एक्रूवल बेसिस पर कैलकुलेट करें सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि सिवाय इस एरियर के बाकी सारी चीजों को जल्दी से लिख लेते हैं। बेसिक सैलरी है, अब कॉपी पेस्ट करेंगे स्पीड से, और फ्यूल अलाउंस है, यानी यहाँ पर लिख लें लीव इनकैशमेंट है 140,000। पी फंड ग्रेचुटी ये एग्जाम्प्ट है। फ्यूल अलाउंस 162,000 है। लोन वेवर 4 लाख है। लैपटॉप 60,000 है और गिफ्ट। वैसे ये सब कुछ लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, कि सैलरी और सैलरी बेनिफिट या सैलरी रिसीव्ड, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन टैक्स ईयर 2025 ये लिख दें और इस सबको कैलकुलेटर पर ही टोटल करें। एक तरीका तो ये ना कि आपने ये सारा अलग से लिखा है, इसको ना लिखते आप सिर्फ एक फिगर लिखते, पता है क्या? यहाँ पर लिखते सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन 2025, उसमें ये सब कुछ आ जाना था, शायद दोबारा से ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आपका टाइम काफी बच जाता है। मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अमाउंट सारी टोटल करते और इस तरह कैलकुलेटर से पे टोटल करके लिख लेते या यहाँ पर सब टोटल करके इस तरह ब्रैकेट में सारी फिगर्स लिख के टोटल करके लिख लेते 1,922,000। अच्छा, अब ये आपकी सैलरी अर्न एंड सेविंग 2025 है, यही आपकी टैक्सेबल इनकम भी होती है। और फिर यही टैक्स लाइबिलिटी भी इसी की निकालते हैं तो वो बनती 138,300। अब आ गया सैलरी रिसीव्ड इन, अब हमें बात करनी है सैलरी रिसीव्ड इन 2024 कितनी थी सर? टेबल पर गिवन है 48 लाख। सैलरी रिसीव्ड इन 2025 ये कितनी है? 5,40,000। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2024 के लिए, यानी हम ये एक्रूवल बेस। तो भाई टोटल करते तो ये आता है 5,340,000। इस पर टैक्स कितना बनता? 1,134,000। और टैक्स ऑलरेडी पेड कितना था? टैक्स ऑलरेडी पेड था, टैक्स ऑलरेडी पेड है, ये वाली अमाउंट है 6,30,000। और बकाया कितना रह गया? 1,134,000 में से 6,30,000 लेस करेंगे तो कितना रह गया? 5,04,000। अब एक तो 2025 में जितने कमाए और उस पर टैक्स बना हुआ है 1,38,300, और 2024 में जितने पैसे कमाए वो सारे को टोटल किया और जो लाइबिलिटी बनी जितना टैक्स पे किया उसको लेस किया तो ये आ गया। फिर हम कहेंगे 1,38,300 प्लस 5,04,000 तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई? जी सर, टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई? 642,000। 3 है सर, ठीक है 642,300। अब एक आइटम है ये 642,300 और आपकी एक्रूवल बेस पे बनी 245,500। विच ऑप्शन इज बेटर? सर ऑप्शन
1 इज बेटर। ज्यादा दिल चाहता है तो टैक्स सेविंग भी बताएं कि भाई मैंने जो तुम्हें बताया इससे कितना फायदा हो रहा है। 642300 माइनस 245500 जी 39680। सर ये टैक्स सेविंग है, ऑप्शन 1 इज बेटर। लो सर, ये था हमारा पार्ट ए और ये करने से हमने 8 नंबर कमा लिए। पार्ट बी बिल्कुल सिंपल था, वो कहता है कि अगर कितना टैक्स देना पड़ता अगर प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी फंड जो है वो अनरिकग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड होता। सर जी अगर अगर पी फंड अनरिकग्नाइज्ड होता तो अनरिकग्नाइज्ड पी फंड में हमने क्या पढ़ा था? अनरिकग्नाइज्ड पी फंड में हमने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है। इसने कहा था 50% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया यानी 15 लाख एक होता प्लस 6 लाख एक होता। अगर अनरिकग्नाइज होता तो प्रोविडेंट फंड 21 लाख की अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन होती। और अगर अनरिकग्नाइज ग्रेचुटी होती तो हम क्या करते हैं, 9 लाख पर वो रूल लगाते 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी। 50% कितना बनता है? 4.5 लाख। तो लोअर कौन सा होता? 75,000। 75,000 लेस कर देते, 8,25,000 ग्रेचुटी की अमाउंट टैक्सेबल होती अगर अनरिकग्नाइज होती, और 21 लाख प्रोविडेंट फंड की। ये सर 4 नंबर का सिर्फ इतना सा करना है। मैंने आपको एक एक पहलू बड़ी डिटेल से बताया है। आप उम्मीद है कि इसको कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में होगी बात। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।